हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का एक फ्रेश और नए वीलॉग के अंदर। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं चाइना के इमिग्रेशन प्रोसेस के हवाले से। दोस्तों, जब भी आप किसी देश में जाते हो तो जो इमिग्रेशन प्रोसेस है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, और यही वजह है कि आप लोगों को मुख्तलिफ़ जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी आप ट्रैवल करते हो उसके इमिग्रेशन प्रोसेस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको चाइना का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है, जो कि आप लोग जब एयरपोर्ट के ऊपर आते हो तो जो भी सवालात पूछे जाते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, वो सारे का सारा आज जो है ना वो आप लोगों को मैं समझा दूँगा, जिससे आप लोगों का नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा और आप लोगों के लिए जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो भी काफ़ी ईजी होगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, जब भी आप वीज़ा हासिल करने के बाद चाइना के अंदर फ़्लाइट लेके आते हो, चाहे वो ग्वांगझो में आते हो, आप कुनमिंग में आते हो, बीजिंग में आते हो, शंघाई में आते हो, या चाइना की और किसी बड़ी सिटी में आते हो, तो दोस्तों वहाँ पे जौन सी पहली सिटी में आप लोग लैंड होगे उसी सिटी में आपका इमिग्रेशन प्रोसेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों की जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो हम लोग बात कर लेते हैं कि नानजिंग है, लेकिन आपकी जो फ़्लाइट है वो वाया शंघाई जो है ना वो आ रही है नानजिंग में, तो आपका जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो कौन सी सिटी में होगा? तो वो आपका इमिग्रेशन जो प्रोसेस है वो शंघाई के अंदर होगा। उसके बाद आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेंगे और उसके बाद आप लोग आएंगे नानजिंग के अंदर, या जौन सी सिटी में भी आप लोगों ने आगे जाना है। तो जो पहली पोर्ट ऑफ एंट्री होती है सिटी की, सबसे पहले आपका जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वहाँ पे होगा। अच्छा जी, ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे ही आपकी फ़्लाइट लैंड होती है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद ये प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपको एक अराइवल कार्ड दिया जाता है, जो कि सम टाइम एयरप्लेन के अंदर ही दे दिया जाता है, और बाज़ औक़ात जो है ना वो आपको जो है ना वो काउंटर पे जाके मिलता है, यानी कि जो इमिग्रेशन प्रोसेस से थोड़ी देर पहले वहाँ पे काउंटर बना होता है, पेन वगैरह भी वहाँ पे पड़े होते हैं, और वहाँ पे जो अराइवल कार्ड है वो पड़े होते हैं, तो वो अराइवल कार्ड आपने फ़िल करना होता है। अराइवल कार्ड मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन में कि कैसा होता है। अब इसको फिल करना होता है, और इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या आपने ऐड करनी है। उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने उसमें अपना नाम, अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो वीज़ा नंबर है, और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है चाइना के अंदर जहाँ पे आप आ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो तो वो यूनिवर्सिटी हो सकती है, अगर आप काम के सिलसिले में आ रहे हो, जॉब के सिलसिले में आ रहे हो, तो वो आपका एम्प्लॉयर हो सकता है या अपनी कंपनी का नाम हो सकता है, ठीक है। और उसका एड्रेस आपने लिखना होता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ उसका जो फ़ोन नंबर है वो आपने वहाँ पे मेंशन करना होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ना तो स्टूडेंट के तौर पे आ रहे हैं, ना हम लोग जो है ना वो जॉब के सिलसिले में आ रहे हैं, तो हम लोग तो टूरिस्ट के तौर पे आ रहे हैं। तो अब हम क्या करें? तो आप लोग जो है ना वो होटल का जो एड्रेस है, जो आपने होटल बुक किया होता है, उसका एड्रेस आप लोग लिख सकते हो, और जो फ़ोन नंबर है आपने जब होटल बुक किया होगा ना तो उसका फ़ोन नंबर भी लिखा होता है, तो वो भी आप लिख सकते हो। इन केस के अगर आपके पास नहीं है फ़ोन नंबर या एड्रेस, तो वो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ स्टे करोगे, व्हाटएवर, तो वो फिर आप उनको बता सकते हैं। मेरे वैसे बेहतर यही है कि वो आपने फ़िल किया हो, क्योंकि अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो वो उस पर क्वेश्चन तो ज़रूर पूछेंगे। हाँ, अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट पर्सन नहीं है तो आप बता सकते हो कि मेरा कॉन्टैक्ट पर्सन नहीं है, मैं जस्ट टूरिज़म के तौर पे आया हूँ, तो वो इसको भी अंडरस्टैंड जो है ना वो कर लेंगे, ठीक है जी। फ़ोन नंबर लिखते हुए दोस्तों आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि फ़ोन नंबर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि सम टाइम वो कॉल करके भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपको किसी ने इन्वाइट करके बुलाया तो वो उसको कॉल करके पूछ सकते हैं, अगर आप बिज़नेस वीज़ा पे आ रहे हो, या अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हो तो वो आपकी यूनिवर्सिटी को कॉल भी कर सकते हैं। चांसेस इसके कम होते हैं, लेकिन वो कर भी सकते हैं, इसलिए फ़ोन नंबर आपने एक्यूरेट लिखना है। इसके अलावा अराइवल कार्ड में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है आपकी रिटर्न फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन। रिटर्न फ़्लाइट का जो जैसे प्लेन का नाम होता है ना, जैसे CZ6065, ठीक है, हर प्लेन का एक कोड नंबर होता है जो फ़्लाइट का, जैसे कि एमिरेट्स का EK708, इस तरह से हर किसी का अलग होता है, ठीक है। वो आपने लिखना होता है और उसकी डेट लिखनी होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लॉन्ग टर्म वीज़े पे आ रहे हो तो वो फिर अगर आपके पास हाली फ़्लाइट रिजर्वेशन है तो भी चलेगी, लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हो तो आप लोगों को कंफर्म्ड जो रिटर्न फ़्लाइट है उसकी डिटेल बीच में लिखना ज़रूरी है। या आप बिज़नेस वीज़े पे आ रहे हो थोड़े टाइम के लिए, तो भी आपको रिटर्न फ़्लाइट की जो कंफर्म जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें लिखना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़े पे आ रहे हो, जैसे आप वर्क के लिए आ रहे हो या स्टूडेंट के तौर पे आ रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पास रिटर्न तो आप नहीं जाओगे ना,
अभी आपका प्लान नहीं है रिटर्न जाने का, तो आप हाल ही जो रिजर्वेशन होती है ना उसकी इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हो। मतलब सपोजिटली कि मैं इस टाइम जो है ना वो रिटर्न जो है ना वो कंट्री से आउट होऊंगा, मतलब हॉलीडेज़ पे जाऊंगा या व्हाटएवर, तो वो आप लिख सकते हो। अगर आपके पास नहीं है फ़्लाइट रिजर्वेशन तो वो उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, लेकिन वो ब्लैंक छोड़ना मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर जब आप ब्लैंक छोड़ोगे ना तो वो फिर आपको क्वेश्चन उस पर पूछेंगे तो आपके लिए ट्रबल क्रिएट होगी। तो आप अपने लिए ट्रबल क्यों क्रिएट करो, आप पहले से एक फ़्लाइट रिजर्वेशन जो होती है, जो कंफर्म नहीं होती, जो बुक नहीं होती, वो उसकी आप डिटेल बीच में लिख सकते हो। वो आप सपोजिटली 6 महीने बाद की, 10 महीने बाद की या साल के बाद की भी लिख सकते हो, क्योंकि आप जब वर्क करने आते हो तो आपको नहीं पता होता कि आप कब जाओगे वापस। तो आपने एक जैसे कहते हैं ना एक सपोजिटली इंफॉर्मेशन बीच में आप लोग इनपुट करते हो। लेकिन अगर आप टूरिस्ट के तौर पे आ रहे हो या आप आ रहे हो बिज़नेस वीज़े पे, तो आपको कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन बीच में लिखना ज़रूरी है। वो आप लोग उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये आप कंफ्यूज नहीं करना आपने इन दोनों बातों को। उसके बाद जो है ना वो आप लोगों के फिंगरप्रिंट होंगे। फिंगरप्रिंट जब भी कोई बाहर से आता है चाइना के अंदर तो फिंगरप्रिंट ज़रूर होता है उसके। जब भी आप लैंड होते हो ना चाइना के अंदर तो आपके फिंगरप्रिंट हमेशा होते हैं, चाहे आप 10 दफ़ा आएँ, 15 दफ़ा आएँ, व्हाटएवर। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा ओवरस्टे किया हुआ किसी ने, या उसका कोई मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड है व्हाटएवर, तो वो भाई जो है ना वो पकड़ा जाएगा अगर उसने कोई मसला किया हुआ है चाइना के अंदर। तो इसलिए वो हर दफ़ा आपका जो है ना होगा फिंगरप्रिंट, और इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। वो 2 मिनट का प्रोसेस होता है, वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपका करवाता है। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर पर्पज़ ऑफ विज़िट। तो जो भी आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट है वो आपने बता देना है। एम्प्लॉयमेंट है, स्टूडेंट है, टूरिज़म है, बिज़नेस विज़िट है, या जनरल जो आप विज़िट करते हो, मतलब मेडिकल पर्पज़ के लिए आ रहे हो, या आप किसी भी पर्पज़ के लिए, जो भी पर्पज़ है आपका वो आपने उनको बता देना है। और उसका जो भी एविडेंस आपके पास होगा डेफिनेटली तो वो आपने शो कर देना है। ठीक है। और अगर आप टूरिस्ट के तौर पे आ रहे हो ना तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने बस बता देना कि मैं ये सिटीज़ जो है ना वो विज़िट करने वाला हूँ, दैट्स इट। तो इतना कोई मसला नहीं है। होटल बुकिंग वगैरह आप बता सकते हो। उसके बाद अराइवल कार्ड में एक चीज़ लिखी जाती है कि आपने पास्ट 2 ईयर्स में कौन कौन देशों में, किस किस देश में जो है ना आपने ट्रैवल किया हुआ है। तो वो आपने अगर किसी देश में ट्रैवल किया है पिछले 2 साल में तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन बीच में लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने अगर थाईलैंड गए हो तो आप थाईलैंड लिख सकते हो, कैम्बोडिया गए हो तो कैम्बोडिया लिख सकते हो, व्हाटएवर। अगर आप किसी देश में नहीं गए तो आप उसको नील कर सकते हो, यानी कि आप या NA लिख सकते हो, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये बात भी हो गई। और फिर उसके बाद लिखा होता है कि आप कौन कौन सी सिटीज़ में ट्रैवल करोगे, तो उन सिटीज़ का नाम आपने लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीजिंग जा रहे हो, शंघाई जा रहे हो, ग्वांगजो जा रहे हो, तो उन सिटीज़ का आपने 2-3 सिटीज़ का आपने नाम भी बीच में लिख दिया। और अगर आप मतलब वर्क के तौर पे आ रहे हो तो आप लोग जिस सिटी में वर्क करोगे उसी का नाम आप लोग उसमें लिख दोगे, या एक आध और सिटी का भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये बात भी हो गई। बस फिर उसके बाद बेसिक यही क्वेश्चन होते हैं, इतने ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं होते। और अगर आपका सारा कुछ पूरा है तो वो कभी भी आपको नहीं रोकेंगे। और बस ये चीज़ है कि चाइना के अंदर आप कोई भी तेज़धार चीज़ जो होती है ना वो नहीं लेके आ सकते साथ में, जैसे कि कैंची हो गई, चाकू हो गया, या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रोहिबिटेड है। इवन के लिक्विड भी आप नहीं लेके आ सकते फ़्लाइट में। आप लोग जो आपके बैगेज है उसमें लिक्विड इस तरह की कोई चीज़ आप लोग नहीं लेके आ सकते। तो अक्सर लोग परफ्यूम वगैरह लेके आते हैं, तो मैं उनको भी रिकमेंड नहीं करता। आप ये चीज़ें जो है ना वो अवॉइड करें, क्योंकि चाइना में जैसे ही आप लोग काउंटर पे आते हो तो ये सारी चीज़ें आपके बाहर निकाल देते हैं वो। ठीक है, मतलब जब आप बोर्ड करने के लिए बैठते हो उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो बस ये बेसिक सा इमिग्रेशन प्रोसेस है। और अगर आपका चाइना के इमिग्रेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि मैं जो है ना वो हर कमेंट का ज़रूर जवाब देता हूँ।
और जो है ना ये बेसिक जो है ना वो इमिग्रेशन प्रोसेस था चाइना का। उसके बाद आप अपना लगेज लेते हो और आप जो है ना वो एग्ज़िट कर सकते हो। और हर सिटी के साथ, तकरीबन हर बड़ी सिटीज़ में जो है ना वो मेट्रोज़ कनेक्टेड होती हैं एयरपोर्ट के साथ, तो आपको टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेट्रो लेके कहीं भी जो है ना वो सिटी के अंदर जा सकते हो। और अगर आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है तो उसी एयरपोर्ट से आप कनेक्टिंग फ़्लाइट भी ले सकते हो। तो अपना जो है ना वो फीडबैक शेयर करो, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछो, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देता हूँ और दूंगा ज़रूर। और वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलती है, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर करता हूँ, जिससे आपका ना सिर्फ नॉलेज बढ़ता है बल्कि आपको अपने साथ में ट्रैवल भी करवाता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। बाय बाय।